हमारे बैंकिंग सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है जो हमें कभी नहीं बताई जाती। DICGC के मुताबिक आप बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रखें, अगर कोई बैंक बंद होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख तक ही वापस मिलेंगे, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों क्यों ना हो। मतलब आपके बैंक में रखे पैसे का सिर्फ 5 लाख तक का हिस्सा इंश्योर्ड है। हमें बचपन से यह सिखाया गया कि मेहनत करो, पैसे कमाओ और उन्हें बैंक में सुरक्षित रखो ताकि हमारी मेहनत का पैसा बढ़ सके और बढ़ती महंगाई के साथ भी वह बचा रहे। लेकिन क्या यह सच में होता है? बिल्कुल नहीं। इसी कारण रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब मानसिकता वाले लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं और अमीर बनने का सपना देखते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग पैसे से संपत्ति बनाते हैं और बैंक के पैसे का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 बेहतरीन निवेश विकल्पों के बारे में बताऊंगा जिनमें निवेश कर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण निवेश है रियल एस्टेट। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कई बार कहते हैं कि हमें रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। भारत में रियल एस्टेट मार्केट का आकार 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और यह वर्तमान में हमारी GDP का 13% योगदान देता है। यह इसलिए है क्योंकि आने वाले वर्षों में भले ही जॉब्स कम हो जाएं, AI काम ले लें और सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, लेकिन घरों की डिमांड हमेशा रहेगी। इसके साथ ही शहरीकरण के कारण बिजनेस भी बढ़ेंगे। रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा निवेश है जिसमें पिछले 50 सालों से शानदार कमाई हो रही है और आने वाले 100 सालों तक यह जारी रहेगा। रियल एस्टेट में निवेश से न केवल संपत्ति की कीमत में वृद्धि होती है, बल्कि आपको नियमित किराया आय भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 80 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। 15 साल बाद 10 करोड़ और 20 साल बाद 24 करोड़ रुपए हो सकती है और साथ ही आपको हर साल अच्छा खासा किराया भी मिलता रहेगा। हालांकि रियल एस्टेट में बड़ा निवेश करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यदि आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIITs में भी निवेश कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और इसे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस ट्रस्ट में निवेश करने से आपको स्टॉक नहीं, बल्कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के कुछ यूनिट मिलते हैं जिनमें आपका पैसा विभिन्न प्रकार की रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश किया जाता है, जैसे अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स आदि। इस तरह आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तो मिलता ही है, पर इसके बजाय रेंटल इनकम के बजाय आपको डिविडेंड मिलता है। कुल मिलाकर बैंक में पैसा जमा करने के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे निवेश विकल्प के बारे में, जो फाइन आर्ट्स और कलेक्टिबल्स हैं। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई ऐसा निवेश है जो आपको न केवल पैसा बल्कि प्रतिष्ठा भी दिला सकता है, तो वह है फाइन आर्ट्स और कलेक्टिबल्स। भारत एक ऐसा देश है जहां कला और संस्कृति का खजाना है। यहाँ आपको कई प्रकार की पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स और एंटीक आइटम्स मिलते हैं जिनकी मूल्य समय के साथ बढ़ती रहती है। मधुबनी पेंटिंग्स और तंजौर आर्ट्स इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। भारत में कला और सांस्कृतिक धरोहर आइटम की मांग आज भी उतनी ही है जितनी राजा महाराजाओं के समय में थी। ये आइटम्स आपकी जीवन शैली और वित्तीय समझ का प्रतीक होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब महंगे हैं और केवल अमीर लोग ही इन्हें खरीद सकते हैं? तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में कई ऐसी कला और कलेक्टिबल आइटम्स हैं जिन्हें आप सिर्फ 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं और भविष्य में उन्हें बेचकर आप 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टोरी लिमिटेड और सैफरन आर्ट से आप एंटीक कॉइन्स और पेंटिंग्स खरीद सकते हैं जो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के तौर पर 1939 का एक कॉइन आपको 1 लाख से लेकर कई लाख तक का मुनाफा दे सकता है। तो क्यों ना आप अपनी कार और फोन की किस्तें बंद करके फाइन आर्ट्स में निवेश करें। अब बात करते हैं तीसरे निवेश विकल्प की, जो है इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स।
यह तरीका आपको बैंक के मुकाबले कहीं अधिक रिटर्न दे सकता है और यह आपके लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है, खासकर इन्फ्लेशन के खिलाफ। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आपको रिटर्न मिल सकता है और भारत में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। 2024 तक यह 7.4% तक पहुंचने की संभावना है, जो हेल्थ, एजुकेशन, ग्रोसरी, लग्जरी, कपड़े और खाने की चीजों की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। क्या बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। बैंक अभी भी वही पुरानी स्थिति में है जैसे 7 साल पहले थे। एफडी की ब्याज दरें भी घट चुकी हैं। अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं और आपको 4% ब्याज मिलता है, तो 1 साल बाद आपका पैसा सिर्फ 10,04,000 रुपए हो जाएगा, जबकि इस दौरान इन्फ्लेशन 6% तक बढ़ चुका होगा। यानी असल में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे निवेश की जरूरत है जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके। आपका रिटर्न 12 से 13% होना चाहिए और भारतीय स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स ने पिछले 10 सालों में यही किया है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 30 या 50 कंपनियां शामिल होती हैं और खास तौर पर निफ्टी इंडेक्स ने अपने निवेशकों को 12 से 13.5% तक का एनालाइज्ड रिटर्न दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 50 लाख रुपये निवेश करने की जरूरत है। आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। अगर आप 20 साल तक इसी पैटर्न पर निवेश करते हैं तो आपके 15 लाख रुपये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 1.2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकते हैं। अगर अगले 5 साल तक यही पैटर्न जारी रखते हैं तो आपका निवेश 1.6 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड में निवेश करने से आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है, जो आपके और आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा संपत्ति बन सकता है। अब बात करते हैं चौथे एसेट के बारे में, यानी डेब्ट एडवांटेज। भारत में 90% लोग डेब्ट का इस्तेमाल सिर्फ लायबिलिटीज या खरीदारी के लिए करते हैं, लेकिन आपको डेब्ट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके ऊपर $1.2 बिलियन का कर्ज है, को ट्रोल किया गया था, लेकिन उनका कर्ज बैड नहीं बल्कि गुड कर्ज था। रॉबर्ट ने जो कर्ज लिया है उससे उन्होंने रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर और खनन कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, जो आने वाले सालों में उनका सारा कर्ज चुकता करके उन्हें अरबपति बना देंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को 5 लाख या 10 लाख रुपए का क्रेडिट देते हैं तो उसका पहला ख्याल यह होगा कि वह इसे खर्च करके किसी महंगी चीज खरीद सके। उदाहरण के लिए, कोई नई कार खरीदने का विचार कर सकता है या नया फोन लेने के लिए पैसे खर्च कर सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी बचत करके भविष्य में अमीर बनने का सपना देखते हैं। इस दौरान वे अपना घर खरीदने के लिए अपनी सारी बचत जैसे 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। इसके बाद बचे हुए पैसे से वे 50 लाख रुपए की 3 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिनमें से एक वे खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी 2 प्रॉपर्टी को आप मंथली रेंट पर लगा सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कवर हो जाएगी। कुछ सालों में ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएंगी और इसके साथ आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी। यही है डेब्ट का सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं 5वें एसेट की, यानी रियल डील खरीदने की, जैसे गोल्ड और प्रेशियस कमोडिटीज। कैश, सिक्के और पेपर नोट्स, ये सब सरकार द्वारा बनाई गई मुद्राएं हैं जिनका भविष्य अनिश्चित है। हम भारतीय इस बात को सबसे बेहतर समझते हैं, खासकर डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो हुआ था। इसीलिए आपको रियल डील खरीदनी चाहिए, जैसे गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी संपत्ति है जिसे हर देश, शहर और घर में माना जाता है। चाहे वह नया हो या पुराना, शादियों के सीजन में गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इसे गोल्ड मनी भी कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर और अन्य प्राकृतिक कमोडिटीज जैसे एनर्जी रिसोर्सेस, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्कूल्स में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें पैसा कमाना है और यह पैसे का उद्देश्य होता है, लेकिन वह इसे टॉयलेट पेपर की तरह मानते हैं जिसका अपनी कोई असल वैल्यू नहीं है।
इसलिए आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में निवेश करने के लिए रखना चाहिए। गोल्ड हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और इसकी कीमत अब भारत में 66,000 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कमोडिटीज हैं वे हैं एनर्जी और लाइव स्टॉक। आने वाले 10 से 20 सालों में इंडिया में ईवी इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने वाली है, इसलिए एनर्जी और सोलर पावर कंपनियों में निवेश करके आप भविष्य की ग्रोथ सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर इंसान को जीवित रहने के लिए लाइव स्टॉक और कृषि उत्पादों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन कमोडिटीज में भी निवेश करना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं छठे एसेट की, यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स की। आजकल पूरी दुनिया में डिजिटल का ही बोलबाला है। हर कोई अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है और सबसे ज्यादा खपत की जाने वाली चीज है कंटेंट, जैसे डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो कोर्सेस, एप्स और वेबसाइट्स। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पुराने समय में लोगों के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस का इतना एक्सेस नहीं था, लेकिन आजकल हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहा है और खुद भी नए कंटेंट और प्रोडक्ट्स बना रहा है। भारत की ई कॉमर्स मार्केट इस समय 325 अरब डॉलर की है और 2030 तक यह 800 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अगर हमारी ट्रेड पॉलिसी सही रही तो इसमें डिजिटल एसेट्स का योगदान 726 मिलियन डॉलर का हो सकता है। इंटरनेट की कीमतें सस्ती होने के बाद से डिजिटल प्रोडक्ट्स की खपत में काफी बढ़ोतरी हुई है। एजुकेशन, तकनीकी और यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर आप भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स तैयार करके उसे बेचना चाहते हैं तो आप विभिन्न वेबसाइट्स पर इसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि कई प्लेटफॉर्म्स पर कोर्स उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी बार बार खरीद सकता है। इस प्रक्रिया में हर बार जब कोई इन कोर्सेज को खरीदता है तो आपको उस पर एक कमीशन मिलता है, जिससे आपकी पहुंच और कमाई दोनों बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि इसमें उत्पादन लागत 0 है। एक बार मेहनत करें और फिर लगातार रॉयल्टी का आनंद लें। अब बात करते हैं 7वें एसेट की, यानी फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट की। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए वित्तीय स्रोत बनाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें आप टिम्बर और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स उगा सकते हैं और बेच सकते हैं। भारत में बांस और चंदन की लकड़ी काफी प्रचलित और महंगी मानी जाती है, खासकर कर्नाटका और केरल में। इसका सेटअप खर्च भी काफी कम है और 4 से 5 साल बाद जब टिम्बर की कीमत और डिमांड बढ़ती है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बांस का इस्तेमाल फर्नीचर और क्राफ्ट बनाने में होता है, जबकि चंदन का उपयोग उर्वरक, दवाइयों और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसीलिए ये लकड़ी बेहद कीमती मानी जाती है। भारत के फॉरेस्ट्री बाजार का आकार 2029 तक 22.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति इसमें कैसे निवेश कर सकता है। सबसे पहले आप फॉरेस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपको प्रति हेक्टेयर पौधारोपण और रखरखाव के लिए 25,000 से 50,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। यदि आप 10 हेक्टेयर जमीन लेते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आएगा और 4-5 साल बाद बांस की खेती से आप प्रति एकड़ 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का मुनाफा कर सकते हैं। 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप टिम्बर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, जो टी ग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री और तमिलनाडु की विभिन्न ऑन पैरेटिव एजेंसियों द्वारा मिडिल क्लास के लोगों को 25,000 रुपए में फॉरेस्ट लैंड के छोटे हिस्सों की मालिकाना हक देती हैं। इसके अलावा आप कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम और बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भी निवेश कर सकते हैं, जहां सरकार आपको कई सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स देती है। इस प्रकार यह निवेश आपके, समाज और सरकार के लिए, तीनों के लिए लाभकारी हो सकता है। अगला एसेट नंबर 8 है ब्रांड बनाना। इसका मतलब है ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस तैयार करना जिसका नाम खुद में बिक्री का गारंटी हो, चाहे आप उस बिजनेस का हिस्सा हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है जिसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताएं यह कौन सी कंपनी है। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ खास सामग्रियों का इस्तेमाल किया
जिसके कारण उनका स्वाद लोगों के दिलो दिमाग में बस गया है। अब इस ब्रांड का नाम खुद एक भरोसा बन चुका है और जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर ग्राहक को यकीन होता है कि यह प्रोडक्ट हमेशा उत्तम रहेगा। इसका मतलब है कि आपका ब्रांड एक ऐसी संपत्ति बन सकता है जो आपके बिजनेस और वित्तीय स्थिति को कई गुना बेहतर बना दे सकता है। सारांश में, अगर आप अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय केवल आवश्यक राशि वहां रखें और बाकी पैसे का इस्तेमाल एसेट्स बनाने में करें, तो आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सभी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।